क्या आप जानते हैं कोई है जो आपके घर की 24 घंटे निगरानी कर रहा है। आपके घर के बाहर लगा हुआ एक छोटा सा पौधा का पेड़ बन गया, या आपको भी शायद महसूस नहीं हुआ, पर उन्होंने उस पौधे को पेड़ बनते हुए हर एक तस्वीर अपने पास कैप्चर की हुई है। बने रहिए मेरे साथ, हिमांशु के साथ। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल दिखाने वाले हैं प्लैनेट लैब्स के बारे में। आज के इस दौर में डेटा एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो डेटा एनालिसिस हमें इसलिए जरूरी है ताकि हमको पता चल सके कि हमारा कस्टमर कहाँ है, हमारी स्ट्रैटेजी कहाँ गलत हो रही है या हमारी स्ट्रैटेजी कहाँ सही हो रही है, हमें अपना कहाँ बिजनेस ढूंढना है, हमारी स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए क्या होनी चाहिए, हमारा सेल्स का मार्केट कहाँ है, जो हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। फॉर एवरीथिंग वी नीड डेटा। हमारे बैंक का हो, चाहे हमारे स्कूल्स का हो, चाहे हमारे ऑफिसेस का काम हो, एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग एनालाइज्ड बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा एनालिसिस आज की डेट में हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। Analytical simply means applying logical reasoning to find out more about something. It means asking the right questions to bring down a problem to its very essence. And I'll give you an example of being analytical in the real world. Whenever I need to make a big purchase, like a TV, washing machine, or a car or whatever, I always compare a lot of different models. I compare the cons and pros of each, the quality, the functionalities, and the price, so I can eventually pick the best value for money. That's being analytical. In past few decades, data analysis has taken an upper edge in predicting businesses, politics, and careers. और अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है सालों का, मंथ्स का, हफ्तों का, दिनों का, घंटों का और सेकंड्स का, तो आपके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य है डेटा का। और इस डेटा को आप एनालिसिस करके यू कैन गो डीपर एंड डीपर इनटू माइन्यूट एनालिसिस एंड फाइंड बिगर प्रोस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू एनालाइज। डेटा एनालिसिस का मेन मकसद ये जानना होता है कि कोई भी चीज आखिर क्यों हुई, कब हुई, आगे कब होगी, और उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस का मेन मकसद होता है। जहां पूरी दुनिया उस डेटा को एनालिसिस करने में लगी हुई थी जो हमारे पास है, वहीं पर नासा के कुछ साइंटिस्ट वो चीज एनालिसिस करने में लगे हुए थे जो हमारे पास नहीं है। और उनकी पहली सोच ये थी कि जो उनके पास नहीं है उसको अपने पास लाया कैसे जाए थी। When everyone was looking towards space for next life and data so that they can find life in space, वहीं पे कुछ साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम स्पेस लुकिंग टूवर्ड्स अर्थ कि यहाँ पे कहाँ लाइफ है और हम इस लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। They were trying to find out the humanity through images which are getting clicked from space. We've always had the goal of empowering humanity with imagery of the planet taken on a more frequent basis. आज हम बात कर रहे हैं प्लैनेट लैब की। इन्होंने पिछले 10 सालों में 30 रॉकेट लॉन्चेस करे हैं और आसमान में प्लेस करी हैं 452 सैटेलाइट्स, which is 10 times more than any other satellite company. और उन सैटेलाइट की मदद से ये लेते हैं अर्थ के हर एक टुकड़े की इमेज। हर दिन ये अर्थ की 350 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की इमेजेस लेते हैं। 1300 images of every square meter of earth is taken every day by these 450 satellites which are revolving around the earth of planet lab. और ये सोच थी कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट की जो ह्यूमैनिटी को ढूंढना चाहते थे स्पेस से अर्थ को देखते हुए। 1972 में रोनाल्ड स्टीवन, एक एस्ट्रोनॉट जिन्होंने अर्थ की ब्लू मार्बल आइकॉनिक पिक्चर कैप्चर की और उससे अर्थ की एक पूरी इमेज हमारे सामने ला कर रखी। लेकिन उससे भी पहले 24 अक्टूबर 1946 में नाजी रॉकेट ने भी अर्थ की एक इमेज ली थी। अर्थ की एक्चुअली एक छोटे से पोर्शन की इमेज ली थी जो कि क्लाउड से ढका हुआ था। वो थी अर्थ की पहली इमेज। नाजी रॉकेट को व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया था। On October 24th, 1946, the V-2 carrying Holliday's special camera roared 65 miles into the New Mexico sky. Just a few minutes later,
Its fuel expended, the rocket fell to Earth, sending the camera plummeting freely downward at some 500 feet per second. It took until the next day to recover the camera. The lens and batteries were smashed off, but the armored film magazine inside survived. और 35 mm का कैमरा उसके फ्यूल टैंक में इंस्टॉल किया गया था। और जब रॉकेट ऊपर गया तब उन्होंने अर्थ की एक छोटी सी इमेज कैप्चर करी जिसमें अर्थ का एक पोर्शन क्लाउड से ढका हुआ था। लेकिन रोनाल्ड ईवन ने 1972 में प्रॉपर स्पेस से अर्थ की एक इमेज कैप्चर करी जिसमें अर्थ एक ब्लू गोले की तरह दिखता है। उसको नाम दिया गया आइकॉनिक ब्लू मार्बल इमेज। मेन बात यह है कि ये सारी इमेज स्टैटिक्स थी। उसके बाद हमने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इमेजेस खींची। हमने बहुत सारी इमेजेस ली नासा की मदद से, नासा की सैटेलाइट से, इसरो की सैटेलाइट से और अलग अलग देशों की सैटेलाइट से हमने अर्थ की इमेजेस को लिया, जो कि सारी इमेजेस स्टैटिक थी, जो कभी किसी समय पे ली गई थी, किसी दिन ली गई थी, किसी साल में ली गई थी, बट उनमें कोई लीनियरिटी नहीं थी। यही सोच थी नासा के साइंटिस्ट विल मार्शल की। विल मार्शल जो कि नासा में काम कर रहे थे, उन्हें नासा में काम करते हुए 6 साल हो गए थे और वो 6 सालों से स्पेस की अलग अलग इमेजेस को लेके स्पेस को एनालिसिस कर रहे थे। और उनके दिमाग में ये सोच चल रही थी कि हम अर्थ की इतनी इमेजेस को अपने पास रखे हुए हैं और उन इमेजेस में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी उनमें लीनियरिटी नहीं है, कोई भी उनमें डेट रेंज के हिसाब से इमेजेस नहीं है, इसलिए हम अर्थ के बारे में कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। तो उनके दिमाग में ये आ रहा था क्यों ना हम अर्थ की ऐसी इमेजेस लें जो कि अर्थ को एनालिसिस करने में एक डेटाबेस की तरह काम कर सके। विल मार्शल ने अपने टेड टॉक में कहा था कि रोनाल्ड ईवन की इमेज, द ब्लू आइकॉनिक मार्बल इमेज इज ब्यूटीफुल, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट इट इज स्टैटिक। उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है और आगे आने वाली भी अर्थ की एक से एक ब्यूटीफुल इमेज में भी देयर इज नो सीक्वेंस अवेलेबल इनटू इट, एंड अनलेस देयर इज अ सीक्वेंस इनटू अ डेटा यू कैन नॉट एनालाइज अ डेटा। इसी सोच के साथ विल ने अपने फ्रेंड क्रिस और रोबी के साथ बैठ के एक प्लान बनाया, क्यों ना हम अर्थ की इतनी इमेजेस खींचें जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में और एक प्रॉपर डेटा सेट को क्रिएट करती हो, ताकि उन इमेजेस के बेस पे हम अर्थ के एक एक टुकड़े का एनालिसिस कर सकें। और वहीं से शुरुआत होती है प्लैनेट लैब्स की। इन तीनों ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट प्लैनेट लैब स्टार्ट किया सैन फ्रांसिस्को के एक गैरेज से। तो गैरेज जो है बहुत फेमस है सिलिकॉन वैली में, चाहे वो एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, दे ऑल हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम गैरेजेस, एंड सो प्लैनेट लैब they have started their business from a garage in San Francisco. But अब सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने कुछ और थी, और वो थी सैटेलाइट की कॉस्ट। उस समय सैटेलाइट्स वर यूज्ड टू बी 3 tons in weight, 6 meter in height and 4 meter wide, और एक रॉकेट एक बार में एक ही सैटेलाइट को स्पेस में लेके जा सकता था। और यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस कॉस्ट आती थी $855 मिलियन, जो कि उन तीनों के लिए बहुत बहुत ज्यादा था। और इन साइंटिस्टों ने यही सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा चीज इजाद करते हैं कि हम एक छोटी छोटी सैटेलाइट्स स्पेस में भेज सकें बहुत ही कम कॉस्ट में। अगर वो पुरानी स्ट्रेटजी की सैटेलाइट्स के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते तो उनको चाहिए होते लगभग $10 मिलियन से लेकर $400 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट। दैट वाज नॉट फीजिबल फॉर देम बिकॉज एट दैट टाइम ओनली दे हैड द विजन, बट नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड द विजन व्हाट दे हैड, एंड सो they were keen to know that how they can actually plan up something different. किसी ने सच कहा है, सपने बड़े देखो तो सपने जरूर पूरे होते हैं, और यही किया इन तीनों साइंटिस्टों ने। उन्होंने सपना देखा स्पेस में अपनी खुद की सैटेलाइट्स भेजने का, अर्थ की इमेजेस खींचने का, और इसीलिए उस सपने को उन्होंने पूरा किया, क्रिएट करके अपनी खुद की सैटेलाइट, जिसको नाम उन्होंने दिया डोव। और उस डोव की साइज थी केवल 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, और जिसका वजन था केवल 4 किलोग्राम। जब एक बेबी होता है 5 से 6 महीने का, उसका वेट होता है 4 kg। इतनी बड़ी सैटेलाइट जो कि जस्ट एक ब्रेड के लोफ के बराबर है, these satellites were developed by these 3 scientists of the company called Planet Labs. However, ये सैटेलाइट बहुत छोटी थी, पर इसमें कैमरे जो लगे हुए थे वो 10 times more resolution के थे than a bigger satellite. अब उनके सामने चैलेंज ये था कि कैसे वो ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को प्रोड्यूस कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके स्पेस में अपने मिशन के लिए, जिसको उन्होंने कहा कॉन्स्टेलेशन बनाने का मिशन। इनके साइंटिस्ट उन्होंने उस बड़ी सैटेलाइट को एक ब्रेड लोफ साइज की सैटेलाइट में रिड्यूस कर लिया, एंड सो दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर ए सैटेलाइट टू बी फॉर्म्ड। और इसलिए उनकी रिड्यूस हुई कॉस्ट, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाने का प्लान कर लिया। और इसलिए आज की डेट में 452 satellites are in space of Planet Lab. क्योंकि उन्होंने बड़ी सैटेलाइट को
एक ब्रेड लोफ साइज की सैटेलाइट में रिड्यूस कर लिया था, इसीलिए उसमें लगने वाला मटेरियल भी रिड्यूस हो गया और ओवरऑल उस सैटेलाइट की कॉस्ट भी कम हो गई, जो कि उनका बिगेस्ट एम था करना। अब उनका एम था मोर एंड मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स टू बी टेस्टेड एंड टू बी प्रोड्यूस्ड सो दैट दे कैन क्रिएट अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। As on date, there are 4,550 satellites in space revolving around Earth. और इसमें 2,804 satellites are of US. और इसमें से approximately 450 satellites are of Planet Lab. ये होता है सपना। क्वेश्चन ये आता है कि ये साइंटिस्ट इतनी सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज के करना क्या चाहते हैं? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट बनाया। इन्होंने एक लाइन में अर्थ के चारों तरफ को अपनी सैटेलाइट्स को प्लेस किया। अर्थ जब 24 आवर्स में रोटेट करता है तो इनमें लगे हुए कैमरे जो कि अर्थ की तरफ फेसिंग है, अर्थ के हर एक पोर्शन की इमेज लेते रहते हैं। इससे दिन भर में मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ ईच पार्ट इज बीइंग कैप्चर्ड एंड दैट इज द डेटाबेस व्हाट दे आर क्रिएटिंग ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। किसी ने सच कहा है कि तस्वीरें बोलती हैं, और इसलिए जो तस्वीरें ये सैटेलाइट्स लेती हैं, these photographs are being used to analyze our planet Earth. 2016 में तिब्बत में एक एवलांच होता है, इसमें 6 लोगों की मौत होती है और काफी जानवरों को नुकसान होता है। प्लैनेट लैब के साइंटिस्ट इस घटना के बाद अपनी इमेजेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी इमेजेस में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जिससे कि ये प्रेडिक्ट कर पाते कि वहां पे एवलांच होने वाला है। During that analysis, they realized कि वहां पे एक बर्फ का पहाड़ और है which can create a further avalanche. वो तुरंत चाइना के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, but somehow they could not contact them on time. Second avalanche फिर होता है, but luckily because government has already taken the necessary steps, वहां पर avalanche से किसी की कोई दुर्घटना में डेथ नहीं। These images from Planet Lab can be used for various type of analysis. They can be used to analyze the total area covered by a forest, and we can understand whether the forests are still getting cut or not. इस डेटा से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं क्या फ्यूचर में कहीं पर फ्लड आने वाला है, या कहीं फ्लड आ चुका है तो वहां पर फंसे हुए लोगों की क्या कंडीशन है। कंट्रीज अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इन इमेजेस को यूज कर सकता है। There are various other forms where these images can be used. These images can be used to study the glaciers. These images can be used to study the glaciers of Antarctica. These images can be used to study the climate changes of our Earth. These images can be used to study the life of these animals. These images can be used to study the food crop growth, and overall these images can be used to study the complete climate of our planet Earth and our complete planet Earth so that humanity can be saved. I salute to the scientists who thought on this way. I salute to them because they thought of collecting the images of Earth sitting from space with the help of their 452 satellites, so that we can get more and more out of our Earth, and we can think about more and more of our planet Earth by analyzing the data what we are receiving from our planet Earth, and look into it how we can save our planet, how we can save our climate, and how we can save humanity. I salute to their thought of collecting various and millions of images of Earth and creating a biggest database of Earth images so that we can analyze each and every and minute thing about our planet Earth, so that we can not only save Earth but we can save humanity. That's all in today's video. अगर आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट कर मुझे ये जरूर बताना कि आपके वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपको क्या पसंद नहीं आया। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किस फर्दर टॉपिक पे मेरे से एनालिसिस चाहते हैं, डू ड्रॉप इन टू योर कमेंट, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे और वीडियोस बना के आपके सामने वो एनालिसिस लेके आ सकूं। टिल देन, गुड नाइट एंड बाय बाय।